हेलो बच्चों, मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक धमाकेदार चैप्टर लेकर जिसका नाम है रियल नंबर। तो बच्चों, ये वो चैप्टर है जो फिर से एक बेसिक क्वेश्चन लेकर आएगा आपके लिए और फिर यकीन मानिए इस चैप्टर की वेटेज जो 4 मार्क्स है वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं और भी ज्यादा आ सकते हैं और वो सारे मार्क्स गेन करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, दायां हाथ उठा लिया मैंने, खेल आपके बाएं हाथ का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। इस चैप्टर से एक फिक्स क्वेश्चन आता है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो 2 या 3 मार्क्स में आपको मिलेगा। तो 2 या 3 नंबर तो वहां हो गए और कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चंस हैं जैसे एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ फॉर्मूला जैसे, वो सारे यदि आपने कर लिए तो आपके 5 मार्क्स जो इस चैप्टर की वेटेज के बराबर हैं वो आपको बड़े इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम की यदि बात करें तो नंबर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा पैटर्न जिससे हम सारे नंबर्स को एक कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब ऑल द नंबर्स, जितने भी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में नंबर एग्जिस्ट करते हैं इस नंबर लाइन पे, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और इसको डिनोट किया जाता है आर से। तो ये आर वाले सारे नंबर आपके कहलाते हैं रियल नंबर। इससे पहले बेसिक बात करें तो यहां पर आपको मिलता है 0, यहां मिलता है 1, 1 2 3। ये जो इंटीजर नंबर यदि आप 1 2 3 पकड़ते हैं तो ये कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। उन नेचुरल नंबर्स में यदि आपने ये 0 और ऐड कर दिया तो ये हो जाते हैं आपके होल नंबर्स। अब इन 0 1 2 3 के अलावा यदि आपने -1 -2 -3 ये सारे नंबर भी इंक्लूड कर दिए तो ये सारी कैटेगरी हो जाती है आपकी इंटीजर्स की। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स और ये जीरो इंटीजर कहलाता है आपका। अब इसके बाद इसके बीच में जो दो नंबर्स आते हैं ये सारे, जैसे 1 2 के बीच में आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स जो है, इन सारे नंबर्स की कैटेगरीज 2 तरह की होती है। तो अब यहां से हम समझे कि आपको कौन कौन से नंबर की बात करनी है, तो ध्यान से देखिए, आपके जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं और वो नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, जहां पर कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, जहां पर q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, p और q जो है बिलोंग्स टू इंटीजर कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड, P और Q का HCF ऑफ PQ जो है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं हम कि PQ को प्राइम होने चाहिए। इसको अदर वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, P and Q should be co-prime, should be co-prime। co-prime मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF कितना हो, 1 हो। ये कंडीशन के हिसाब से कोई भी नंबर यदि कैटेगराइज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और यदि रियल नंबर में से रैशनल नंबर Q से डिनोट किया जाता है, यदि Q हटा दिया जाए तो जो भी नंबर बच जाते हैं वो कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर की कैटेगरी में मेनली 3 नंबर्स आते हैं। एक आता है आपका पाई, क्योंकि आपको पता है कि पाई कभी भी अपने डिजिट को डेसिमल के आफ्टर रिपीट नहीं कर रहा है, क्लियर। आफ्टर डेसिमल पाई की जितनी भी वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली चले जा रही है और चेंजिंग है, मतलब जैसे 3 के बाद 5 आना चाहिए तो इसमें कभी ऐसा नहीं होगा, इसमें 3 के बाद 5 कभी नहीं आएगा। 3 5 के बाद 7 जैसे आता है तो 3 5 7 तीसरी बार कंटिन्यूअसली कभी नहीं आएगा। 3 के बाद 5 कभी कभी आ भी जाए तो 7 नहीं आएगा। ये ऑर्डर कंटिन्यूअसली लॉन्ग चला जा रहा है। एक पाई होता है, एक एक्सपोनेंशियल का ई होता है, ये भी एक इरैशनल नंबर है। और तीसरा और लास्ट आता है कोई भी अंडर रूट का नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी ऐसा नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर है वो इरैशनल है। ये आज के सवाल चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हमें प्रूफ भी करना है। आज जो मैंने आपको बोला ना 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है वो यहीं से आता है कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको दे देगा और बोलेगा प्रूफ करिए कि इरैशनल नंबर है या उससे रिलेटेड कोई एक और क्वेश्चन। तो ये सारा धमाकेदार सारा जो चीजें हैं मैं सारी आपके लिए लेकर आया हूं, ये बात ध्यान रखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में ताकि आप सीख सकें।
अब सबसे पहले बच्चों का एक सबसे सिंपल टॉपिक से स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला खेल है। बेटा मैं 10वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं, पर यकीन मानिए कई बच्चों को एलसीएम, एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस भी नहीं पता होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 15 को आप इस तरीके से लिखते हैं 3 into 5, ये इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, जो कि आप कैसे निकालते हैं नॉर्मली ऐसे। 15 सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है 3 से 5 टाइम, फिर 5 से हो रहा है 1 टाइम, तो इस तरह से 15 का जो आता है वो आता है 3 into 5। दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। बच्चे इसको एलसीएम एचसीएफ कह देते हैं कई बार, ये गलत है। ये प्रोसेस कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? इस तरीके से जैसे आपने 24 का करना है तो आप क्या करते हैं, 24 को इस तरीके से जब आप लिखते हैं, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें 2 बातें ध्यान रखिएगा, जो बातें मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बतानी होती है। जैसे मान लीजिए 25 का मैं आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछूं, 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, सोचिए। 1 2 3 4 5। इसका स्टार्टिंग में बच्चा, क्योंकि पीछे 5 दिख रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बच्चा सबसे पहले किससे डिवाइड करने जाता है, इसको बताइए जल्दी से, 5 से। और जब वो इसको 5 से डिवाइड करेगा तो 5 5 55, 5 से करा 11, 11 से करा 1, और ये आ गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ करता है बच्चा, क्योंकि उसने डिवाइड बहुत अच्छे से नहीं सीखा होता है। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, ये गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलत है। क्यों है, बात समझ लीजिए। जब आपने 5 को 25 से किया तो 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। पर डिवाइड के एक प्रोसेस में एक पॉइंट के बाद स्टार्टिंग में आप एक साथ कितने भी नंबर ले लीजिए, जब आप अगला नंबर पिक करते हैं तो आप एक बार में एक ही नंबर पिक कर सकते हैं। और यदि वो डिवाइड नहीं हो रहा हो तो यहां पर प्रोसेस कहती है कि यहां 0 लगाइए। क्लियर? तो विदाउट 0 ये सवाल गलत है, विदाउट 0 ये सवाल गलत है। और जब आप इसमें यहां पर 0 लगा देंगे तो ये सवाल सही हो जाएगा। और इस हिसाब से 5 से जाएगा तो 101 आएगा, और फिर ये 11 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 101 से। ठीक है, और इस तरीके से ये 2525 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 101 into 5 into 5। क्लियर? तो ये गलती कतई मत कीजिएगा, बीच में 0 लगाने की, कब आता है कब नहीं आता है, ये बात वापस से समझ लीजिए। जब भी आप डिवाइड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक साथ कितने भी बड़े नंबर ले सकते हैं, बट उस पॉइंट पे जब आप बीच में होते हैं डिवाइड के और एक नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ध्यान रखिए कि यदि उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, जैसे 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, छोटा नंबर है, तो यदि 2 डिवाइड नहीं हुआ है तो वहां पर उसके कारण क्या लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर? चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बात समझ में आई। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से 2 टर्म्स डिफाइंड होती है, एलसीएम एंड एचसीएफ। जिन जिन बच्चों को एलसीएम एचसीएफ के फुल फॉर्म पता हो प्लीज मेंशन करिए अपने कमेंट बॉक्स में। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यदि ऐसे समझा जाए तो बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है, पर यदि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एलसीएम क्या कह रहा है, एक एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइड कर देता है, जो कि गिवन नंबर से डिवाइड कर देता है। सॉरी, एक सेकेंड। तो यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है आपका एक ऐसा नंबर, एलसीएम आपके दोनों गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एलसीएम कैन बी डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 36, जिसका मतलब ये हो जाता है कि 18 जो है 36 को डिवाइड कर देता है, 12 भी 36 को डिवाइड कर देता है। इसलिए यदि आपने 2/5 और 7/8 को ऐड करना है तो पहले आपको 5 और 8 का एलसीएम 40 लेना पड़ेगा। फिर आप देखते हैं 5 के टेबल में 40 कितनी बार आता है, उतना ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपके सारे गिवन नंबर्स को गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। क्लियर? ये बात बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा।
दूसरा आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या करता है, आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है, गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एचसीएफ हमेशा दिए हुए नंबर से छोटा या जो दो नंबर आपको दे रखे हैं मिनिमम साइड, उनमें से किसी भी छोटे नंबर के बराबर हो सकता है। जैसे यहां पर हम वापस से 12 और 18 की ही बात कर लेते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम हम पहले ही बात कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 36। पर यदि इन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ की बात की जाए तो इन दोनों का एचसीएफ होगा 3, क्योंकि 12 कैन बी डिविजिबल बाय 3 एंड 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ध्यान रखिएगा, एलसीएम डिवाइड होता है और एचसीएफ डिवाइड करता है। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, एलसीएम जो होता है नॉर्मली बिगर आता है गिवन नंबर से, ठीक है। कैसा आता है, बिगर आता है। जबकि यदि एचसीएफ की बात करें तो स्मॉलर आता है गिवन नंबर से या छोटे नंबर के बराबर हो सकता है। क्लियर, ये दोनों चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा, एलसीएम निकालते कैसे हैं, नॉर्मली जनरली जो क्लासेस में सिखाया जाता है जैसे 12 और 18, तो एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है। दोनों को एक साथ रख दीजिए, एक कॉमन नंबर से डिवाइड कीजिए, जैसे ये 12 6 टाइम चला जाएगा, ये 9 टाइम। अब 6 और 9 डायरेक्टली 3 से डिवाइड होते हैं, बट पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए यहाँ पर 2 से ही डिवाइड करना है, जब तक कोई एक नंबर भी आपके सबसे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड हो रहा हो। इसके बाद अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो अब हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया है 12 और 18 का एलसीएम, जो मैंने अभी बात करी थी 36। कैसे आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर, एलसीएम आप ऐसे निकालते हैं। और यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ निकाला जाता है, 12 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखते हैं कि जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं उनमें कॉमन कौन से नंबर है। तो ये एक कॉमन नंबर है, ये एक कॉमन नंबर है। तो 12 और 18 का एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 12 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, दैट इज 6। क्लियर, तो यहां से मुझे लगता है आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया होगा। 3 नंबर के लिए भी ये बात सही है, ध्यान रखिएगा 3 नंबर आ जाए, जैसे आप 12 18 और 24 ले लेते हैं। तो यहां पर अब जो भी कॉमन नंबर होगा वो तीनों में होना चाहिए। यदि किसी दो में भी है तो वो एचसीएफ का पार्ट नहीं हो सकता, एलसीएम का हो सकता है, एचसीएफ का नहीं होगा। क्लियर, चलिए अब इन्हीं बातों को सवालों में भी समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 84 90 एंड 120 बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए 84 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 2 दूनी 4 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84। 90 को यदि आप करने जाएंगे तो दैट विल बी 2 इंटू, अब 2 के बाद ये डायरेक्ट 3 से जाएगा, और 3 के बाद फिर 3 से जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आ गया 15 6 जा 90, और लास्ट आता है 120। तो 120 जाएगा 2 से, फिर जाएगा 2 से, ठीक है, फिर 2 से, फिर 3 से, और फिर 5 से। अब यदि यहां पर आपसे पूछा गया एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, मैं तो एक ही बार में निकाल देता हूं। आपको सीखना है तो आज सीखिए, अदरवाइज जैसे मैंने पहले बताया वैसा कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप कॉमन नंबर ढूंढ लीजिए। जैसे यहां पर ये एलसीएम के लिए 2 और 3 तो फिक्स हो गया है, क्योंकि ये इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। अब हम ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो कि पेयरिंग में पूरे तीनों ग्रुप में नहीं आ रहे। तो ये 2 बचा है, तो एक और 2 आएगा, फिर भी ये एक 2 बच गया, इसको भी लिखना पड़ेगा। अब 3 जा चुके हैं, पर एक 3 अभी भी बचा हुआ है, तो इस 3 को भी लिखिए। 5 का एक पेयर बन रहा है आधा अधूरा, उसको भी लिखिए, और अब क्या बच गया 7। तो ये हो जाता है एलसीएम का निकालने का तरीका, इस तरीके से। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए दूसरा हम देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ सिर्फ उन नंबर्स का होगा जिनके तीनों लाइंस में पेयर है। तो एक 2 है और एक 3 है। बाकी आप देखिए ध्यान से, इसमें 2 2 में रह गया है, 3 नहीं आया है, 5 2 में है, इसका मतलब ये एचसीएफ के नंबर्स नहीं है। तो एचसीएफ के नंबर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ अभी भी 6 होगा, और एलसीएम जो है इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका काम है मल्टीप्लाई करना। क्लियर, कोई डाउट। अच्छा,
बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सर 12 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए बहुत ऐसा हो जाता है कि हम कैसे पता करें। बेटा 12 और 18 जैसे कोई छोटे नंबर है और आपको उनका एलसीएम निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, दोनों में से बड़े नंबर की टेबल बोलिए, टेबल ऑफ द बिगर नंबर, और छोटे नंबर की टेबल दिमाग में साइड में चलाइए। 18 1 18, 18 2 36, 36 दूसरा ही वो नंबर आ जाता है जो 12 की टेबल में 3 टाइम्स में आ रहा है। तो एलसीएम वो नंबर भी होता है जो दोनों की टेबल में कॉमनली आता हो। ठीक है, ये बात भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों की टेबल में आने वाला नंबर जो होता है वो होता है आपका एलसीएम। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिनकी टेबल में दोनों नंबर आते हैं। जैसे अभी आप 12 और 18 कौन सी टेबल में पाते हैं, 6 में, तो वो इनका एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 36 जो इन दोनों की टेबल में आता है। क्लियर, चलिए ओके। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है पर वर्ड प्रॉब्लम में। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाए तो क्या करेंगे, कैसे समझेंगे कि एलसीएम निकाला जाना है कि एचसीएफ। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सवाल आपको बताएगा कि उसको आंसर बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए। मैं तो बहुत सिंपल समझाता हूं। इस सवाल को देखकर पढ़कर यदि आपको लगता है कि इसका आंसर गिवन डेटा से छोटा आना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें एचसीएफ निकालना है। सवाल पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इसका आंसर गिवन डेटा से बड़ा आना चाहिए, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। चलो अब पढ़ते हैं। In a morning walk, 3 persons step off together. Their steps measures are 80 centimeter, 85 centimeter, and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that they can cover the distance in complete steps? वो कह रहा है कितनी ऐसी मिनिमम डिस्टेंस रखें कि वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर ले। अब जब आप पहला ही कदम 80, 85 और 90 का लोगे, 3 अलग अलग लोग, तो क्या आंसर इसे छोटा आना चाहिए कि बड़ा आना चाहिए? लॉजिकली दिमाग कह रहा है आंसर बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब इन तीनों डेटा का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 85, 80 एंड 90। जब आप ऐसा कर देंगे तो एलसीएम का जो आंसर आएगा वो आपके पास पता लग जाएगा कि कितनी स्टेप्स कवर करनी पड़ेंगी। What is the minimum distance each should walk so that they can cover the same distance in complete steps? तो वो जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर ले और एक जगह वापस पहुंच जाए। इसको देने का दूसरा तरीका भी है कि वो एक ग्राउंड के आसपास से स्टार्ट हुए एक सेम पॉइंट से, तो यहां कब मिलेंगे इसके लिए टाइमिंग दे देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इनका एलसीएम निकालना है। उतने डिस्टेंस के बाद वो कॉमन नंबर होगा जो इन तीनों की टेबल में आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एलसीएम निकालना है, वर्ड प्रॉब्लम में बस इतना सही समझना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स करना है। अब यहां पर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोसेस होती है बच्चों, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए। यदि किसी को डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं याद है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा, एक क्लिप बना दूंगा जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मैं रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, आप उस क्लिप को देखकर बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कौन सी टेबल का कैसे आपको पता चलता है कि कोई नंबर उस टेबल में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे हम ए उठा लेते हैं। ए क्वेश्चन में 1771 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहां से देखने से कि ये 1 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से जा नहीं सकता, 7 से एक बार ट्राई कर सकते हैं, 7 से चला जाएगा। चलो 7 से जा रहा है। अब कैसे पता लगा, यही मैं आपको सिखा दूंगा। 7 2 14, 14 के बाद यहां आएगा 3, 37, 7 की टेबल में 5 टाइम में 35, 2 आया 21, 3 टाइम में, तो ये आ गया। अब इसके बाद 7 से वापस जा सकता है क्या, एक बार देखिए 7 से नहीं जाएगा। इसके बाद किससे जा सकता है बच्चों, ये प्राइम नंबर से देखना होता है, 8 से नहीं देखना है हमें, 9 से जा नहीं रहा है क्योंकि 3 से नहीं जा रहा था, 10 से जा नहीं सकता, 11 से ट्राई कर लेते हैं। 11 1 11, 11 2 22, तो इधर बचेगा 3, 11 3 33। अब मुझे याद है 23 इज अ प्राइम नंबर, तो खत्म। तो 1771 कैन बी रिटर्न एज 7 into 11 into 23। क्लियर, खत्म होगी बात। तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सवालों में कैसे होगा, कौन सा नंबर से चूज करना है, ये सब हम आपको क्लिप में समझाएंगे। क्लियर, तो देख लिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, आपके पास जैसे ही हम वो बनाएंगे उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्लियर, चलिए
अब ये वाला फॉर्मूला, वेरी गुड, इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको एक नंबर में 20 न्यू टाइप क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको इस पे बेस्ड मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब वो कह रहा है कि यहां पर इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो पहले तो 1080 का और 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं। अब मैं इन दोनों एक साथ ही इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालूंगा। 2 से गया 540, फिर 2 से गया 270, अब फिर 2 से जाएगा 135। अब 2 से तो नहीं जा सकता। अब इसके बाद किसे ट्राई करना चाहिए हमें 5 के लिए, 5 3 8, 3 से कर दीजिए 412, 115, फिर 3 से कर दीजिए 1515, अब फिर 3 से कर दीजिए 5 टाइम और फिर 5 से कर दीजिए 1। क्लियर? तो यहां पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये हो जाता है। 252 का करते हैं तो 2 से कीजिए 2 1 2 6, फिर 2 से कीजिए 6 3, फिर 3 से होगा क्योंकि 2 से नहीं हो सकता 21, फिर 3 से कीजिए क्योंकि अभी भी जा रहा है 7, और फिर 7 से कर दीजिए 1। तो यहां पर आपने इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। इसके बाद आपको देखना है इनके ऊपर ये रूल लगा के, पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल देते हैं। तो आपका 1080 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, और 252 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। क्लियर? यहां 7 नहीं था, यहां 5 नहीं है, इस तरीके से है। अब देखो मैं इस तरीके से भी आपको एलसीएम एचसीएफ लिखना सिखा देता हूं ताकि आप एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करें और चुटकियों में आपका आंसर आ जाए एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले हम लिखते हैं दोनों का एचसीएफ। पता है दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? सबसे पहले तो इन सब में आने वाले कॉमन नंबर पकड़ो 2 3, इसके अलावा 5 और 7 नहीं है। इसका मतलब हमारे नंबर एचसीएफ में जो नंबर यूज हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे 2 और 3। इसके बाद एचसीएफ के लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम और आपका काम हो जाएगा 2 के मिनिमम पावर ढूंढिए। यहां पर जो दो पावर्स है उनमें से मिनिमम पावर क्या है 2, बस ऐसे ही 3 के साथ कर दीजिए। 3 की मिनिमम पावर क्या है 2 और 3 में 2, तो ये आ गया है आपका एचसीएफ। यदि सिंप्लीफाई करेंगे 4 9 जा 36, तो एचसीएफ हो गया इन दोनों का 36। और एलसीएम के लिए अभी इसी से हम एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले तो सारे नंबर लिख दीजिए और सारे नंबर्स की मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल है वो सारी यहां उतारिए। 2 की मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल है दैट इज 3, 3 की मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल है दैट इज 3, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 1, और इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो बताइए। चलिए अब आता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहां पर भी अपन ये भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला कह रहा है एलसीएम, अच्छा लिखने का तरीका है वो वहां गलत तरीके से भी लिखा हुआ है, इसको ऐसे देखिए एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी या ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब यहां पर यदि हम एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, जबकि एचसीएफ आया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 और 7 था नहीं। क्लियर? ए जो नंबर था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 की पावर 335, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये आपका ए था, और जबकि बी आपका था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, अब यदि आप प्रोडक्ट देखें तो यहां पर 2 की पावर कितनी हो गई है, ध्यान से देखिए 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 7, और यहां पे देखें तो 2 इंटू 3 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 1,
सॉरी 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब आप एक बात बताइए, यदि सब कुछ सेम है, नंबर सेम है, उनके ऊपर लगी पावर सेम है, तो क्या प्रोडक्ट डिफरेंट आ सकता है? नहीं। इसका मतलब जो इनका प्रोडक्ट है वही इनका प्रोडक्ट है, और यहां से आपने ये जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई कर दिया। क्लियर? पेपर यदि आपका आए तो उसमें आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और क्योंकि बड़े नंबर है, और यदि आप चाहें टाइम वेस्ट करने की इच्छा हो तो आप आराम से साइड में जाके इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। क्लियर? कोई डाउट? यहां से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला आपको 1 नंबर देके जाएगा आपके बोर्ड में, गारंटीड। ये क्वेश्चन पक्का आता है, न्यू टाइप में आपको मिलेगा, तो गलती से भी गलत मत कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, उसी फॉर्मूले का दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एलसीएम या एचसीएफ में से आपको कुछ एक दे देगा, जैसे एलसीएम भी दे दिया है, एचसीएफ भी दे दिया है, और दोनों में से एक नंबर दे दिया। अब आपसे पूछता है कि दूसरा नंबर बताओ, तो यहां पर क्या होगा बेटा, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एलसीएम ऑफ ए क्रॉस ए बी एंड इनटू एचसीएफ ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, ऐसा होना चाहिए। इस हिसाब से एलसीएम ऑफ ए बी, दो नंबर्स जो आपने ए बी माना उनका एलसीएम कितना दिया गया, 252, जबकि एचसीएफ उन दोनों नंबर्स का 2 दिया गया है। उनमें से एक नंबर 28 है, मतलब मैंने ए को 28 मान लिया और मुझे बी निकालना है। इसके बाद आती है सिंपल मैथ्स। सिंपल मैथ्स कह रही है कि बी कैसे निकाला जाएगा। सोच के देखिए, यदि इतना सब कुछ आपको पता है और ये सब प्रोडक्ट में है, तो बी निकालने के लिए आप 28 को डिवाइड में कर देंगे, तो 252 इंटू 2 डिवाइड बाय 28। अब सिंपली आपको कैलकुलेशन करनी है, इसको 14 से काट दीजिए, फिर इसको 2 से काट दीजिए 7, ये आ जाएगा 126। तो अब आपकी बी की वैल्यू हो गई है 126 डिवाइड बाय 7, काटेंगे तो 1 8 जा, तो b इज इक्वल्स टू 18। तो b की वैल्यू कितनी हो गई है आपके बच्चों, 18। यहां से आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो आपके आ सकता है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। चलिए आगे, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला आपका होमवर्क हो गया है। लीना हैज म्यूजिक क्लास ऑन ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट डे मतलब 2 डेज में एक बार, डांस क्लास वंस इन 3 डेज, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, और योगा डे की है फ्रीक्वेंसी 5। ऑन 1st of January she had all the classes, उसने 1 जनवरी को सारी क्लासेस अटेंड करी। बहुत ही ब्रिलियंट बच्ची थी, इसलिए उसने सोचा 1 जनवरी को जो काम किया जाता है वो साल भर होता है, तो उसने तीनों क्लासेस अटेंड कर ली। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो चाहती है अब ये कितनी बार में रिपीट होगा, हर बार मुझे 1 महीने में कितनी बार ऐसा होगा जब मुझे तीनों ही क्लासेस जानी पड़ेगी। तो अब ये बताइए आंसर छोटा आएगा या बड़ा, छोटा आएगा कि बड़ा? आंसर आएगा बड़ा। इसका मतलब आंसर इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, गिवन डेटा से ज्यादा होगा, मतलब इस सवाल में आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। क्लियर? चलिए करिएगा, आंसर बताइएगा। ये अब मैं पढ़ूंगा भी नहीं आपके लिए, ये आपको देखना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हर बार यदि हम ही इंट देके चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ना होगा, क्वेश्चन समझना भी होगा, और उसके बाद उसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डालना भी होगा। क्लियर? चलिए ये एक और क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहां पर आता है आपके इस चैप्टर का एक और कंफर्म क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर यार आप तो हर वीडियो में यही बोले जा रहे हो कि ये भी कंफर्म है वो भी कंफर्म है। बेटा मत मानो मेरी बात, मत मानो। 40-45 दिन बचे ना आपके मैथ्स के पेपर के, जैसा कह रहा हूं वैसा पढ़ लो। 45 डेज बाद जब आप 10 बजे आपके मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, आप पाएंगे कि सर ने जितनी बातें बोली है ना, सारी की सारी आपको पेपर में मिलेंगी। क्वेश्चन भले ये ना हो, मैं नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं कह रहा, पर वही फॉर्मूला लगेगा, या तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, या प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, या इसमें कहीं ना कहीं से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप मान के देखिए 45 दिन के बाद आप मेरे से मिलेंगे ना जब इसी तरह से ऑनलाइन, तो आप पाएंगे कि यार सर आपने तो सही बोला था, हर वो चीज जो आप बोल रहे थे वो कंफर्म आई है। क्योंकि बेटा 8 साल से मैथ्स का पेपर दिलवा रहा हूं मैं बच्चों को, यकीन मानिएगा हर बार जो जो क्वेश्चन उनको बोले जाते हैं, अब आप ये मत सोचेगा कि मैं रूट 2 बता रहा हूं तो रूट 2 ही आएगा, पर जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं रूट 2 के लिए वही रूट 3 के लिए अप्लाई हो जाता है, रूट 5 के लिए अप्लाई हो जाता है, तो पैटर्न सेम रहता है। मैथ्स में क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, मैथ्स में डेटा बदल दिया क्वेश्चन नया हो जाता है, ये बात आपको समझनी होगी।
मैथ्स में जो बदलता नहीं है वो होता है कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट हम आपको आज पहली बार में सिखा देते हैं, और एक बार जब सिखा दिया तो फिर आपसे आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। आज हमें प्रूफ करना है कि एक रूट के अंदर लिखा हुआ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ इररेशनल नंबर। तो अब ये सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है बच्चों, पहले तो समझ लो। तो अब ये प्रूव करना है, तो यहां पर हम जो बच्चों जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे यूज होगा ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपको ये प्रूफ करना है कि एक रैशनल नंबर है, तो आप इसको स्टार्टिंग में मान लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर, और लास्ट तक आते आते इसकी सारी हरकतें आपको बता देगी कि ये रैशनल नहीं है। चलो, तो यहां पर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं और हम समझाते हैं कैसे, ध्यान से देखो। लेट अस assume that √2 is a rational number। हम यहां मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है, और जब ये रैशनल नंबर होगा, यदि ये रैशनल नंबर है तो इट हैव टू फुलफिल ऑल द 3 रिक्वायरमेंट्स। व्हाट आर दीज? √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जैसा आप कह रहे हैं, और यदि ऐसा है तो पहली कंडीशन है q कैन नॉट बी 0। सेकेंड, p and q should be integer। और थर्ड बात आपको माननी पड़ेगी कि p and q should be co-prime। pq should be co-prime। O-prime मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता हो, और हम अभी थोड़ी देर में चिल्ला चिल्ला के नंबर कहेगा नहीं मेरे 2 फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए, P और Q को-प्राइम नहीं रहे। बस ऐसा होते ही ये नंबर ऑटोमेटिकली रैशनल से किस कैटेगरी में चला जाएगा, इरैशनल। कहने का मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। सवाल लिखते जाइएगा, किसी भी नंबर के लिए सेम पैटर्न रहेगा, बस नंबर बदल जाएगा, थोड़ी सी गणित बदल जाएगी, बाकी आंसर सेम जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। यदि ऐसा है तो हमने मान लिया। अब ऐसा है तो आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और जब आप ऐसा करेंगे, ये अगली स्टेप है, ठीक है। अगली स्टेप को दिखाने के लिए हम इस तरह के इंप्लाइज का साइन लगा देते हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप इसको इस साइड लिए p² / q², और यहां हो जाएगा 2। मैथ्स लगाएंगे तो दिस विल बी p² = 2q²। अब यहां से जो बात आती है ना, वो बहुत तरीके से समझ लेना, नहीं तो फिर आपसे कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी आप कहते हैं सर ये चीज समझ नहीं आ रही हमें। तो इसलिए कैसे हो रहा है ध्यान से समझिए। p² = 2q²। किसी भी नंबर 15 को यदि मैं ऐसा लिख देता हूं 3 × 5, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका 15 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, और आपका 15 5 से भी डिविजिबल है। यस और नो? यही हुआ ना। आपका 15 कोई भी नंबर यदि 3 × 5 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो 15 नंबर 3 से भी डिविजिबल है और वो 15 5 से भी डिविजिबल है। ऐसे यदि मैं p² को 2q² लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि p² जो है वो एक प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है। यस और नो? p² इज डिविजिबल बाय 2। और यहां से एक मैथमेटिशियन ने कहा था कि यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर यदि एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर, मतलब एक स्क्वायर किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका सिंपल नंबर विदाउट स्क्वायर नंबर भी 2 से डिवाइड हो। लिखने का तरीका होता है a²। इफ a² इज डिविजिबल बाय b, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय b। और यदि a 2 से डिविजिबल है, यदि 15 3 से डिविजिबल है, 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा, डिविजिबल हो जाएगा, और एक क्वेश्चन हमें देके चला जाएगा। मतलब 15 का एक फैक्टर जो है वो 3 है, 15 एक बार 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब p किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। और कोई भी नंबर तभी डिवाइड हो सकता है जब उसके अंदर उसका, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, उसका कोई कंपोनेंट छुपा हुआ हो। तो यदि आप 15 को देखें तो 3 × 5 लिखा होगा, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो सकता है। और p 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब p के अंदर 2 का एक फैक्टर है, p के अंदर कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, पहली प्रोसेस, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नेम देते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट आता है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये दोनों क्यों कर रहा हूं ये भी समझाता हूं। अब इसके बाद नाउ
क्या हो गया, यदि P 2 से डिविजिबल है तो P को 2R लिखा जा सकता है ना? क्यों? क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिविजर, यस और नो? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट आपका होता है। तो इस पॉइंट से यदि P 2 से डिवाइड हो रहा है तो P इज इक्वल्स टू 2R होगा, कोई ना कोई नंबर होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा है। तो अब आप फिर से करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां बन जाएगा P स्क्वायर, यहां आ जाएगा 4R स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया P स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से देखिए P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2Q स्क्वायर। क्या मैं यहां पुट कर दूं, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर बाय इक्वेशन 1, साइड में मेंशन कीजिएगा बाय इक्वेशन 1, ये आपने वहां से पुट करा है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 2 4 को काट देगा और Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2R स्क्वायर। जब ऐसा आप करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दैट मींस Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। और ये वो समय आ गया है बच्चों जब आपका नंबर खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा क्या, कि मैं रैशनल नंबर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपका P और Q, P, Q both have a common factor 2. So P by Q is equals to root 2 cannot be a rational number, cannot be a rational number। यदि रैशनल नहीं होगा तो मैंने आपको पहले ही उसमें बताया था, एक सेकंड रुकिए, देखिए मैंने आपको बोला था रियल नंबर दो ही कैटेगरीज में जाता है, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर की कैटेगरी में। और कोई भी नंबर यदि रैशनल नहीं है तो R माइनस क्यू रैशनल ना होने की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में आ जाता है, इरैशनल की कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला यदि कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इरैशनल कैटेगरी में घुस जाएगा। सो P by Q is equal to root 2 cannot be a rational number, so root 2 is an irrational number। हो गया प्रूफ, आ गए 2 या 3 नंबर रैशनल नंबर। सो रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। कर लिया आपने अपने 3 नंबर पक्के, 2 या 3 नंबर पक्के ही पक्के हैं बच्चों, क्योंकि ये आपको हर सेट ऑफ द पेपर ABC स्टैंडर्ड बेसिक कुछ भी ले लो मिलेगा ही मिलेगा। तो यकीन मानिए यहां से आपने आपके पूरे चैप्टर के 3 नंबर कंफर्म कर लिए हैं, मिनिमम साइड बोल रहा हूं। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो देखिए। अब क्वेश्चन क्या होता है ना, जितना आसान हमें दिख रहा है उस हिसाब से क्या होता है, अब स्टैंडर्ड और बेसिक का पेपर जो बदला जाता है वो क्यों बदला जाता है, ताकि हर बच्चा समझ सके कि बेटा उसका लेवल क्या है। उस हिसाब से ये जो है क्वेश्चन, ये है आपके बेसिक के क्वेश्चन, रूट 2, रूट 3, रूट 11 कोई सा भी नंबर दे दे आप कर लेंगे। ये है बेसिक वालों के लिए। स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा अलग बदल जाता है सवाल, ये आ जाएगा। लो अब आप कहोगे सर ये तो सेम सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है और वही आपके लिए फायदेमंद है। यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, किसी भी नंबर को यदि आप नंबर में, सिंपल एक नंबर है उसमें आप इरैशनल नंबर जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे मल्टीप्लाई कर दें, चाहे डिवाइड कर दें, यदि नंबर खुद रैशनल रहा है, यदि नंबर रैशनल है तो आप एक रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट जो है सबका वो इरैशनल ही रहने वाला है। कैसा रहने वाला है बच्चों? इरैशनल ही रहने वाला है। यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमें कैसे स्टार्ट करना है इस सवाल को, स्टार्ट वैसे होगा, लेट 4 - 3 √3 बी अ रैशनल नंबर। मानेंगे भाई रैशनल नंबर? और ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 - √3 को आप P by Q फॉर्म में लिख देंगे। जब आप ऐसा लिख देंगे तो 4Q - √3Q इज इक्वल्स टू P। रूट वाले नंबर को अलग से छोड़ दीजिए, बाकी सब एडजस्ट कर दीजिए। तो 4Q - P इज इक्वल्स टू √3Q
और Q इज इक्वल्स टू 4Q माइनस P अपॉन, ये पॉइंट पहला हो जाएगा। इस बार इक्वेशन नंबर बदल जाएंगे बस थोड़े से। इतना करने के बाद आप मुझे एक बात बताइए, आप √3 को एक P/Q नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब √3 क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। अब एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या? इस सवाल को देने के दो तरीके होते हैं, या तो इसके आगे लिखेगा वेयर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, यदि उसने ये लिख दिया तो आपका सवाल यहीं खत्म हो जाता है, यहीं पर सवाल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको लिखना है एज वी नो या एज गिवन √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, एज गिवन √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ऐसा है तो बाय इक्वेशन 1 √3 इज इक्वल्स टू, ये रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर P/Q फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, तो एक इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू रैशनल नंबर। सो 4 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। खत्म। ठीक है। अब इस सवाल में क्या क्या है बच्चों, ध्यान रखना कि ये दिया होना चाहिए कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ये आपको दिया हुआ है। यदि सवाल ओरिजिनली ऐसा ही आ जाता, शो दैट 4 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसके बाद ये वाली लाइन नहीं होती, तो ये सवाल यहां के बाद वापस से आता, लेट अस अगेन अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। जो काम आपने यहां किया है √2 के लिए, वैसे ही आपको पूरा तामझाम करना पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन में ये लाइन लिखी नहीं आती है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो आपको √3 को भी रैशनल प्रूफ करके आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई आदमी इस वक्त ये नहीं जानता है कि √3 इर्रेशनल है, जब तक उसके सामने प्रूफ ना किया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है कि √3 इर्रेशनल है तो सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, और यदि दिया हुआ नहीं है तो छोड़ के मत आइएगा, उसके बाद आपको यही पूरी प्रोसेस 2 की जगह 3 के साथ करनी है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो ये बात समझ के आ गई कि कब आपको क्या करना है। यदि ये सवाल ऐसे दिया हुआ है तो अब आपको √3 को इरेशनल प्रूफ करने जाना पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं करना है तो उसके लिए ये लाइन स्टेटमेंट दिया होना चाहिए क्वेश्चन में कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको पता है। आपसे ज्यादा एक्चुअली एग्जामिनर को पता होना चाहिए, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको तभी पता होगा जब उसके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि √3 इरेशनल है। यदि उसके क्वेश्चन पेपर में √3 रैशनल नहीं लिखा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा कि √3 रैशनल नंबर होता है, और ये बात मुझे पता है। क्लियर? चलिए, इस तरह से स्टैंडर्ड के सवाल बन जाते हैं। अब जैसे ये आ गया, ये भी वही है, √5 को इरेशनल करना है, 2√5 हो जाएगा तो भी रैशनल ही रहेगा। नहीं दिया हुआ इसलिए आपको √5 को भी रैशनल प्रूफ करना है। क्लियर? तो स्टार्टिंग सेम हो जाएगी लास्ट क्वेश्चन जैसी। ये अब √8 इरेशनल नंबर होता है क्या? पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं। होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इट्स अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। इट इज लाइक 2√2। क्यों? क्योंकि 8 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 8 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2, और क्योंकि ये रूट के अंदर है तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, और ये √2 का जो पेयर है बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा √8 इज इक्वल टू 2√2। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। ये भी वही आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक भी नंबर आप इरेशनल प्रूफ कर दीजिए तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया, इरेशनल में आप ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, नंबर हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि सामने वाला नंबर इरेशनल ना हो। तो आज के लिए इतना ही। देखो बच्चों, जितना हमारी टीम आपके लिए कर सकती है, पूरा जी जान लगा रही है, हर कोशिश कर रही है, संभव कोशिश की आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाया जाए, बेस्ट से बेस्ट तरीके से उसको डिलीवर किया जाए, ताकि वो बच्चा जो अभी तक थोड़ा सा भी मायूस है या निराशा में जा रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, उसको हम वहां से पकड़ के ला रहे हैं। बस उसके लिए आपको जरूरी है कि ऐसे बच्चों को देखिए और उन तक हमारे वीडियोस को जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि यदि उन्होंने हमारे वीडियो आज की तारीख में भी देख लिए तो यकीन मानिए वो आपको बहुत धन्यवाद देने वाले हैं। ठीक है? और आप हमको धन्यवाद देने वाले हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हम सब एक दूसरे को थैंक यू बोलेंगे पेपर के
बाद। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेजोनेंस इंदौर पे आने वाला हर वीडियो, ताकि आपका सब्जेक्ट इनरिच होता रहे, नॉलेज इनरिच होती रहे और आप लोग हमसे कनेक्टेड रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक डे की पूरे भारत को मेरी तरफ से और हमारी पूरी रेजोनेंस इंदौर की तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।